हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एससीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और यह 6th क्लास का बुक है जिसमें हम लोग अध्याय 9 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 8 अध्याय तक अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। आज चैप्टर है प्रथम साम्राज्य। तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक है, इस तरह का कुछ दिया हुआ है। आप अध्याय 7 में आप लोगों ने 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ा है। ये सारे महाजनपद धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते गए। तो 16 महाजनपदों के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, उसमें हम लोग देख रहे थे कि धीरे धीरे सब मगध में हम लोग देख रहे थे बिम्बिसार और अजातशत्रु, ये सब जो थे वह और भी साम्राज्य को जीतने की कोशिश कर रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय एवं वैवाहिक संबंधों द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। तो यह हम लोग देख रहे थे कि बिम्बिसार जो था वह लिच्छवी की राजकुमारी से शादी कर लिया था। उसके बाद अजातशत्रु ने उसको जीतने की कोशिश की थी सैन्य विजय से। तो इस तरह से वैवाहिक संबंध और सैन्य विजय से जीतने का कोशिश किया जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। ठीक है, तो 273 ईसा पूर्व याद रखिएगा, अपने पिता बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और अशोक का पिता था। ठीक है, तो अशोक पिता बिंदुसार के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज का पटना पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो इसके साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पटना या पाटलिपुत्र थी। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, तो जब एक छोटा सा जो राज्य होता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वह धीरे धीरे मगध में ही सबको मिला लिया था 16 महाजनपदों को, तो वह बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। ठीक है, इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र 1 में इन नगरों को काले बिंदुओं में दिखाया गया। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, काले बिंदु कहाँ कहाँ पर है? एक तक्षशिला में है, एक यहाँ तक्षशिला में है। ठीक है, उज्जैन में है, यहाँ देख लीजिए, पाटलिपुत्र है, और चलिए तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको तीन जगह, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, और कहीं तो काला बिंदु नहीं दिखाई दे रहा। तो यह तीनों याद रखेगा। तो यह सब क्या थे? राजधानी थी। यहाँ देखिए काले बिंदुओं में दिखाया गया। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, तो तक्षशिला एक हो गया। उज्जैन भी हम लोग देखे थे, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता में पड़ता है, और नगरों में व्यापार, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोगों के खान पान, पोशाक आदि में भिन्नता थी। तो यहाँ पर हम लोग 3 राजधानी वैसे देखे। पहला था पाटलिपुत्र, और उसके बाद फिर इसके और भी नगर थे। ठीक है, इस साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। एक पहला तक्षशिला था जो हम लोग देखे थे, और दूसरा उज्जैन था। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता। आगे देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य से पहले नंद वंश था। ठीक है, मतलब मौर्य वंश की स्थापना होने से पहले नंद वंश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद जो लास्ट राजा था उसको मार के, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना था। तो वही कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था। तो मौर्य साम्राज्य का जो मूल क्षेत्र उतना ही था जितना नंद साम्राज्य का था, क्योंकि उसी को मारकर बना था। तो नंद साम्राज्य के क्षेत्र में जितना राज्य आता था उसके बाद बाकी जो था उसने जीता था। ठीक है, तो मूल क्षेत्र किसको कहेंगे? जो उसने नंद साम्राज्य से लिया था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल था। उत्तर और मध्य भाग शामिल था। ठीक है, स्वयं चंद्रगुप्त उत्तर और मध्य भाग का मतलब हुआ, यहाँ देख लीजिए, तो ये उत्तर का भाग हो गया और ये मध्य का भाग हो गया। ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं, स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर तक का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक का
विजय अभियान किया था। तो उसमें देखिए नंद सम्राट से उसने कुछ कुछ तो मूल क्षेत्र लिया ही था। उसमें कौन कौन सा था, उत्तर का कुछ भाग था और जो मध्य भारत का भाग था वह शामिल था। लेकिन बाद में जो उसने पश्चिमोत्तर में कंधार, कश्मीर का क्षेत्र, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक जो उसने जीता था वह उसने विजय अभियान करके जीता हुआ था। ठीक है, मूल क्षेत्र के अलावा जो पश्चिम में और पश्चिमोत्तर में और दक्षिण में जो उसने जीता था उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन इसके बाद उसने युद्धों का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों से शासन चलाने का निर्णय लिया। तो मौर्य ने क्या किया था, देखिए नंद वंश के पास कितना था, नंद के वंश के पास लगभग ये एरिया था। ठीक है, लगभग मान लेते हैं, पाटलिपुत्र वाला भी एरिया ले लिए। लेकिन उसके बाद पश्चिमोत्तर वाला जो एरिया वह चंद्रगुप्त ने लिया, यह चंद्रगुप्त ने लिया, इधर कर्नाटक वाला एरिया चंद्रगुप्त ने लिया। ठीक है, इसको किसी और अलग कलर से अगर हम दिखा दें तो ये एरिया सौराष्ट्र वाला एरिया और कर्नाटक वाला एरिया, इतना उसने लिया था। ठीक है, बाद में अशोक आए तो यह कलिंग वाला एरिया उन्होंने लिया। ठीक है, और कलिंग ये अशोक का था। ये जो दिख रहा है आपको ये नंद वंश का था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता ये 3 एरिया, और ये जो एरिया है ये अशोक ने जीता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह कलिंग विजय के बाद, ठीक है, कलिंग विजय के बाद अशोक ने जितना भी युद्ध था उससे परित्याग कर लिया था। उसने कहा कि अब हमको कोई भी, मतलब कलिंग युद्ध में उसको इतना मतलब अपराध बोध महसूस हुआ कि उसने यह ठान लिया कि अब हम नहीं करेंगे कोई भी युद्ध। साम्राज्य का प्रशासन, बच्चों अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहायता के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और मंत्री होते थे। ठीक है, उच्च पदाधिकारियों को अमात्य कहा जाता था और उसके बाद मंत्री होते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग करते थे। ठीक है, तो यह जितने भी अभी पदाधिकारी के बारे में बात होगा वो आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रशासनिक कार्य कैसे होता था इतना बड़ा साम्राज्य का उसके बारे में बात होगा, तो इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पुरोहित जो होते थे क्या होते थे, वह धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग करते थे। राज्य के खजाने की देखरेख कौन करता था, खजाने की कोषाध्यक्ष। ठीक है, तो यह तो नाम से ही समझ में आ रहा है, कोषाध्यक्ष। समाहर्ता, समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम कर इकट्ठा करना होता था। तो समाहर्ता एवं राजस्व संग्रहकर्ता का काम क्या होता था, कर इकट्ठा करना होता था। ठीक है, समाहर्ता मतलब आज के कलेक्टर को आप ले लेते थे। ठीक है, और राजस्व संग्रह करता। ठीक है, ये दोनों काम क्या होता था, मतलब कि कर इकट्ठा करना होता था। कोषाध्यक्ष कोष, राज्य का जो कोष होता था खजाने के देखरेख करता था। समाहर्ता और राजस्व संग्रहकर्ता क्या होता था, कर इकट्ठा करने वाला। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाला भूकर या भू राजस्व बोल सकते हैं। ठीक है, यही था आय का मुख्य स्रोत। यह कुल उत्पादन का लगभग 1/6 भाग या 1/4 भाग होता था। तो जो जमीन से मिलने वाला जो मतलब कृषि से स्पेशली मिलता था। ठीक है, तो यह कितना होता था, 1/6 या 1/4 भाग होता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे।
तो पहले हम लोग देख लिए थे कि पहला था कि प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया और इन जिलों की देखभाल कौन करता था, तो गांव की मतलब स्थानिकों और गांव की देखभाल गांव के मुखिया जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, तो पहले तो देखिए बहुत सारे प्रांत थे और उस प्रांत में राजकुमार रहते थे। ठीक है, उस प्रांत को जिले में विभाजित किया गया था और इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांव की देखभाल क्या होता था, गांव के मुखिया जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, तो जिला की देखभाल कौन किया, स्थानिक, और जो गांव होता था गांव के मुखिया हुआ करते थे जिन्हें ग्रामिक कहा जाता था। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। तो प्रत्येक गांव में क्या होता था, एक अधिकारियों का दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और कर वसूली करके बड़े अधिकारी तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। तो जो बड़ा नगर जो होता था उसका जितना भी प्रशासन है वह परिषद की 6 समितियां होती थी, परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी जिसके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं रक्षा विभाग, तो रेल विभाग, तो उसी तरीके से वहाँ पर भी विभाग बना हुआ था। ठीक है, उसी वहाँ पर 6 समितियाँ थी। ठीक है, तो नगर का प्रशासन परिषद करते थे और उसकी 6 समितियाँ देखती थी। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। ठीक है, न्याय प्रशासन में सबसे बड़ा कौन होता था, न्यायाधीश, सम्राट होता था। न्यायाधीश कौन होगा सबसे बड़ा, तो सम्राट होगा। नगरों तथा गाँवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत से मामले साधारण पंचायतों द्वारा देखे जाते थे। नीचे के न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का नियम था, जैसे आज भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहां तक संभव हो अपने फैसले में और दंड देने में उदारता बरते। ठीक है, तो जो अशोक थे वह चाहते थे कि यह फैसला सुनाने में और दंड देने में थोड़ा लिबरल रहे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए, प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। तो इतना याद रखिएगा कि अशोक जो थे वह मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सालय खुलवाए थे। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशु को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं खुदवाए गए जहां स्त्रियों की सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरफ से किए जाता था। अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजा हित के कार्यों की तुलना आज के शासन व्यवस्था से करें। ठीक है, तो आज भी लगभग काफ़ी सारा चीज़ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला है कि जितना भी राज्य था उस सम को सैन्य विजय और वैवाहिक संबंध द्वारा मिला लिया गया। 273 ईसा पूर्व अशोक जो था मगध का सम्राट बना था। ठीक है, और अशोक के पिता बिंदुसार थे। उसके बाद हम लोग देख रहे थे यहाँ पर कुछ कुछ नगरों के बारे में। तो तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जाने आने का मार्ग था। दूसरा हम लोग उज्जैन देखे थे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यह देखे थे कि कौन कौन सा एरिया नंद साम्राज्य से मिला था और कौन कौन सा एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नंद साम्राज्य में कौन कौन सा था, उत्तर भारत और मध्य भारत। ठीक है, उसके बाद पश्चिमोत्तर का कंधार और कश्मीर जो था वह चंद्रगुप्त ने जीता था। उसके बाद पश्चिम में सौराष्ट्र, दक्षिण में कर्नाटक तक का अभियान यह चंद्रगुप्त ने किया था। अशोक ने कलिंग विजय किया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे कार्यों के लिए अलग अलग पदाधिकारी और मंत्री होते थे। तो पुरोहित जो थे धार्मिक कार्यों के लिए, राज्य के खजाने के लिए कोषाध्यक्ष होते थे। समाहर्ता एवं राजस्व संग्रहकर्ता का काम होता था कर इकट्ठा करना। और कर का मुख्य स्रोत क्या था, वह उपज से मिलने वाला। ठीक है, कृषि से। तो 1/6 भाग और 1/4 भाग हुआ करता था। ठीक है, संदेश वाहक जगह जगह घूमते रहते थे, राजा के जासूस अधिकारियों के क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। और यहाँ पर 4 प्रांत के बारे में बताया गया, मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी।
उसके बाद पाटलिपुत्र राजधानी में अशोक रहते थे और उसके आसपास के इलाके में जो नगर थे बड़े बड़े उसमें राजकुमार देखभाल किया करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया था। जिलों की देखभाल के लिए स्थानिकों एवं गांव की देखभाल के लिए गांव के मुखिया ग्रामिक थे। ठीक है। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का दल होता था जो गांव में पशुओं का लेखा जोखा रखते थे और कर इकट्ठा करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते थे। नगर का प्रशासन जो होता था वह परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी। न्याय करने वाला सबसे बड़ा क्या होता था, न्यायाधीश सम्राट होता था और नीचे का जो होता था वह पंचायतों द्वारा किया जाता था। अपील भी करने का सुविधा था। पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सालय खुलवाया गया था। पेड़ पौधे लगवाए गए थे। कुएं खुदवाए गए थे। चलिए आज आगे देखते हैं हम लोग। भारत में आज जहाँ उड़ीसा राज्य है वहाँ सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। ठीक है। वहाँ हम आपको दिखाए हुए थे कलिंग। अशोक के कलिंग पर चढ़ाई, घमासान युद्ध हुआ। कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए। उनके स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। अब इतने लोगों को अगर आप बेसहारा कर देंगे, मार देंगे, तो उनका मन दुखी हो गया। उसने सोचा युद्ध से लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेंगे। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाया। सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उसका अंश। पत्थर की चट्टान पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब पत्थर के चट्टानों पर अभिलेख जो लिखवाया गया वह अशोक का सबसे ज़्यादा है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम में 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय है। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया कि, तो यह वाला याद रखिएगा कि कहाँ पर उनका अभिलेख है। तो रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख है। चंदन पीर नामक पहाड़ी पर। ठीक है। क्या लिखवाया है? राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? अब जब एक आज़ाद जनपद हराया जाता है वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बंदी बनाकर उन्हें जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्रों, दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और अपने प्रियजनों से बिछुड़ जाते हैं। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया है और दूसरों को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जीतना युद्ध जीतने से बेहतर है। मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें। तो यह उन्होंने लिखवाया है। कहाँ पर है यह लिखवाया हुआ? रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाएगा। अशोक का धम्म। अशोक ने जिस धम्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें नहीं थी। अशोक अपने धम्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्यों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धम्म में न तो कोई देवी देवता थे और न ही उसमें कोई व्रत, उपवास या यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफ़ी प्रभावित था। तो अशोक का जो धर्म था, मतलब उनका अपना एक धर्म जो था, उसमें सभी लोग मतलब विश्वास मनुष्यों को शांतिपूर्ण और सदाचारी बनाने का बात किया गया था। धम्म में ना तो कोई देवी देवता, कोई व्रत, उपवास, यज्ञ ये सब कुछ भी नहीं था। महिला पुरुष कोई भी शामिल हो सकता था। धम्म संस्कृत शब्द है, धर्म का प्राकृत रूप है। धम्म जो है संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। ठीक है। तो धर्म संस्कृत शब्द है और धम्म जो है उसका प्राकृत रूप है। साम्राज्य में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहे।
धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों को भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धम्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धम्म के संदेशों को उसने शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाया। आइए अशोक के कुछ संदेशों का हिंदी अनुवाद पढ़ें। यहाँ पर देखते हैं डब्बे में क्या लिखा हुआ है, येलो डब्बे में। तो भारबू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्म कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ने में नहीं आ रहा, होने और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलती है। तो धर्म में तब्दीली हो जाना, उसका धर्म मतावलंबी हो जाना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने लगना, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? तो भारबू अभिलेख में मिलता है। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है अशोक ने जो अभिलेखों में लिखवाया था वो पढ़ते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। मतलब उनका जो धम्म के थ्रू जो संदेश वह देते थे, जो शिलाओं और स्तंभों में खुदवाए थे, उसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। मतलब बहुत सारे धर्म होते हैं जिसमें बलि चढ़ाने का बात होता है, जिससे पशुओं की हत्या होती है। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 3 जानवर मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। मतलब कि धीरे धीरे जानवरों को मारने का जो है वह मतलब कम किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अचानक से तो नहीं कम किया जा सकता है, तो धीरे धीरे कम किया जाएगा। पहले बहुत सारे मारे जाते हैं, अब केवल 3 मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियों की शादी करते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। मतलब कि कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या हैं? देखिए, यह सब संस्कार करना चाहिए, मना नहीं किया गया है, लेकिन इससे जो लाभ है वो बहुत कम मिलता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वे है गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना। यह सब अगर हम लोग संस्कार करें तो इससे ज़्यादा लाभ है। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्मों की बुराई करना दोनों गलत है। हर वक्त दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वो अपने धर्म को ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक के इन 3 संदेशों में आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्यों? तो ये सब क्वेश्चन है, इससे हम लोगों को कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे इस संदेश को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते हैं। वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जहानाबाद जिले वाला, कि वर्तमान जहानाबाद जिले में जो बराबर पहाड़ी है उसमें 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। तो इसमें अशोक ने क्या किया? आजीवक संप्रदाय के जो साधु हैं उन्होंने आवास के लिए गुफा दिया गया है, ठीक है। तो यह जो येलो डब्बे में जो लिखा हो रहता है ना उसको जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि डब्बे में जो लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यह बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है? जहानाबाद जिले में। वहाँ 3 गुफाओं पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं। इसमें अशोक द्वारा जो आजीवक संप्रदाय के साधुओं को आवास के लिए गुफा दान में दिया गया उसका भी विवरण है। उसकी राज्याज्ञाएं मतलब कि संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राज्याज्ञाएं ब्राह्मी लिपि में, मतलब जितना भी संदेश है उसमें ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इस लिपि का प्रचलन था।
देखिए 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। तो इसको भी याद रखिएगा कि जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति था 1837 में। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षर को ढूंढिए। तो वो सब काम हम लोग नहीं करेंगे, बस इतना डब्बे वाला जो ब्लू डब्बा है उसका याद रखिएगा। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में गए। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का एक दल श्रीलंका भेजा। अशोक की राज आज्ञाएं चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खो दी गई। तो अशोक का जो संदेश था वह चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खो दी गई। स्तंभों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमाएं बनाई गई है। सारनाथ, यह याद रखिएगा कि प्रत्येक स्तंभ पर क्या बनाया गया। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड और सिंह की प्रतिमा बनाई गई। ठीक है। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए। यह जो 4 सिंहों वाला है, 3 सिंह दिखाई दे रहा है और एक पीछे है। तो ये जो 4 सिंह बनाए गए कहाँ पर? सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर है। ठीक है। बाकी प्रत्येक स्तंभ पर क्या था? हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमाएं बनाई गई थी। 26 जनवरी 1950 को जब गणतंत्र बना तो 4 सिंहों की इस बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तो याद रखिएगा, गणतंत्र जब बना तो उसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक के पीछे एक बैठे 4 सिंहों की आकृति है। चित्र में चौथा सिंह दिखाई नहीं देता, जिसके मध्य में एक 24 तीलियों से युक्त चक्र यानी पहिया है। इसके शीर्ष पर एक हाथी, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड तथा एक सिंह की ऊंची उभरती युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले तो 4 सिंह है। ठीक है। एक दिखाई नहीं दे रहा है और एक के पीछे एक बैठा हुआ है। उसके बाद 24 तीलियों युक्त एक चक्र है। इसके शीर्ष पर एक हाथी। तो यहाँ नीचे देखेंगे आप, इन सब में ये जगह पे तो क्या क्या चीजें हैं? एक हाथी, एक दौड़ता घोड़ा, एक सांड और एक सिंह है कि सिंह की ऊंची उभार युक्ति आकृति अलंकृत है। ठीक है। तो ये चारों याद रखिए। पहले तो ऊपर 4 सिंह हैं ही। ठीक है। उसके बाद नीचे क्या है? एक चक्र है, हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सांड है तथा एक सिंह की ऊंची उभरती उभार युक्त आकृति है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। ठीक है। चिन्ह के नीचे की ओर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अलंकृत है। ठीक है। तो जब आप ये सब चिन्ह के नीचे अगर देखेंगे तो वहां पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है। देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होगी। बिहार के ही चंपारण जिले में रथिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। तो यह याद रखिएगा, बिहार के चंपारण जिले के रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया और अरेराज स्तंभ स्थानीय मतलब दर्शनीय है। ठीक है। तो ये बिहार वाला जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है उसको जरूर याद रखा कीजिए। बिहार के चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया और अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। अशोक चक्र को तिरंगे के अलावा आप कहाँ कहाँ देखते हैं? चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा और है। बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक स्तंभ का हिस्सा अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। तो ये रामपुरवा देखिए, यहाँ पर बिहार के रामपुरवा में मिले कुछ मतलब की चीज़ है, हिस्सा है। इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली एवं उसके धर्म में निहित तथ्यों को जाना और समझा। आपने कई राजाओं के बारे में पढ़ा होगा। क्या अशोक आपको इन सब में से अलग दिखते हैं? चर्चा करें। तो ये सब चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट क्या देखे थे कि मगध जो था, जितने भी 16 महाजनपद थे उनको वैवाहिक संबंध द्वारा या सैन्य विजय से जीत लिया था। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार के जाने के बाद अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा, जो अभी पटना है। वह बहुत बड़ा राज्य होता था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसका चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब वो मौर्य शासन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 2300 वर्ष उसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इसमें बहुत सारे नगर थे। तक्षशिला, उसके बाद उज्जैन। तक्षशिला जो था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता। तो यहाँ नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य से अलग क्षेत्र में बसने वाले लोग खान पान पोशाक, यानी गांव में रहने वाले लोग खान पान पोशाक आदि में भिन्नताएं थी। उसके बाद मूल क्षेत्र क्या था? नंदवंश से जितना उसको मिला था चंद्रगुप्त मौर्य को, वही मूल क्षेत्र था। उसमें उत्तर भारत और मध्य भारत का मुख्य भाग शामिल है। बाकी चंद्रगुप्त जो थे वह पश्चिमोत्तर, कांधार, कश्मीर, पश्चिम में सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। उसके बाद कलिंग विजय किसने किया था? अशोक ने किया था। तो प्रशासनिक कार्यों में देखें तो पुरोहित जो थे वह राजा का सहयोग करते थे धार्मिक कार्यों में, और कोषाध्यक्ष था जो खजाने की देखभाल करता था। समाहर्ता, संग्रहकर्ता जो होता था वह कर इकट्ठा करता था। आय का मुख्य स्रोत जो था वह कृषि था, जिसका 1/6 भाग और 1/4 भाग वह कर के रूप में लेते थे। जगह जगह घूमते रहते थे संदेश वाहक, और जो राजा के जासूस अधिकारी होते थे उसके क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें जो 4 प्रांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मगध, तक्षशिला, उज्जैन और स्वर्णगिरी है। ठीक है, अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा पर में शासन करता था, और बाकी जो नगर थे उसके आसपास की देखरेख के लिए राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। जिलों की देखभाल स्थानिक करते थे, और गाँव की देखभाल करने के लिए मुखिया, गाँव के मुखिया होते थे, जिनको ग्रामीण कहा जाता था। ठीक है, प्रत्येक गांव में क्या होता था? अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखते थे, कर वसूली करते थे और बड़े अधिकारी को पहुंचा देते थे। नगर प्रशासन में के लिए परिषद होता था और उनकी 6 समितियां होती थी। नगर प्रशासन में जो सबसे बड़ा न्याय करने वाला होता था वह न्यायाधीश सम्राट होता था। उसके नीचे बहुत सारे गाँव में पंचायतें होती थी, अपील किया जा सकता था। ठीक है, दंड जो होता था उसके लिए सम्राट चाहते थे कि वह बहुत ज़्यादा कड़ा दंड ना हो, उसमें उदारता किया जाए। उसके बाद अशोक जो थे वह पशु और मनुष्य दोनों के लिए चिकित्सालय खुलवाए थे, निःशुल्क चिकित्सालय, और औषधि उपलब्ध भी करवाया जाता था। पेड़ पौधे लगवाए जाते थे ताकि छांव मिल सके मनुष्य और पशु दोनों को। कुएं खुदवाए गए थे। ठीक है, तो उन्होंने उड़ीसा कलिंग राज पर चढ़ाई की थी, और उसके बाद उनका मन बहुत दुखी हो गया था। फिर यहाँ पर एक पत्थर के चट्टान पर उसने कुछ लिखवाया था। रोहतास, यह कहाँ पर है? रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर पहाड़ी पर लिखा था। ठीक है, किसके बारे में? कलिंग विजय के बारे में लिखा था। ठीक है, कि कलिंग विजय हम किए, तो मतलब कर तो लिए पर मुझे अच्छा नहीं लगा। अशोक का धम्म क्या था? पहले धम्म क्या है? एक प्राकृत शब्द है, किसका? धर्म का। ठीक है, धर्म संस्कृत शब्द है। तो अशोक जिस धर्म का रूप संसार के सामने रखना चाहते थे उसमें कई अच्छी बातें थी, जैसे कि अशोक अपने धर्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्यों को शांति, सदाचारी बनाए। धर्म में कोई देवी देवता और कोई व्रत, उपवास, यज्ञ, इन सब का कोई मतलब कुछ नहीं किया जाता था। बुद्ध के उपदेशों को ही बुद्ध के उपदेश से वो काफ़ी प्रभावित थे। अशोक के साम्राज्य में धर्मों को जो मानने वाले लोग रहते थे, अलग अलग लोग थे, सबको वह चाहते थे कि आपस में मिलकर रहना चाहिए, आदर करना चाहिए, सभी का, बड़ों का आदर करना चाहिए, एक दूसरे के धर्मों का पालन मतलब कि आदर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ कुछ अपने संदेशों में लिखवाया था। यहाँ किसी भी जीव को मारा नहीं जाएगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर, यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। राजा की रसोई में पहले बहुत सारे मीट मांस मतलब बनते थे, अब केवल 2 जानवरों को मारा जा रहा था। कौन कौन सा है वो याद रखिएगा? 2 मोर और 1 हिरन। यह भी बोला गया था कि भविष्य में मारा जाना ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से 2 थे? 3 जानवर मारे जाएंगे, जिसमें से 2 मोर होगा, 1 हिरन होगा।
तो इसमें फिर बताया गया कि संस्कार बहुत सारे होते हैं, बीमार पड़ते हैं तब, लड़के लड़कियों की शादी होती है तब, तो यह सब बहुत सारा संस्कार इसमें बताया गया। तो इसमें बोला गया कि यह सब संस्कार ठीक है किया कीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि गुलामों एवं मजदूरों से विनम्रता से व्यवहार कीजिए, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना, यह सब चीज़। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए, मतलब अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलने का ज़रूरत है। तो इस तरह का चीज़ इसमें मना किया गया है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ और भी निर्देश दिया गया कि जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको भी पढ़कर सुनाया जाए। और ये वाला बात, ये जो डब्बा में लिखा हुआ उसको ज़रूर याद रखिएगा कि वर्तमान जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। ठीक है, और इसमें कुछ जो संदेश है वो विभिन्न लिपियों में लिखा गया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में देखा गया है। और उस समय ब्राह्मी लिपि का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, मतलब भारत के अधिकांश भूभाग पे। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति ने 1837 में पढ़ा। ठीक है, चलिए, अशोक ने अपने संदेश जो है वह बहुत सारे अलग अलग देशों में पहुंचाया, मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देशों में, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में। ठीक है, यह पुत्र और पुत्री का नाम भी याद रखेगा और कहाँ कहाँ पर पहुंचाया, तो मिस्र, यूनान, बर्मा। ठीक है, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में कहाँ, तो श्रीलंका भेजा था एक दल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि बहुत सारे ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे, स्तंभ पे जो पॉलिश किया गया है आज भी वह चमकता है। और उसी में से एक, उस पे प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा बनाई गई। ठीक है, एक स्तंभ सारनाथ में है जिसके शीर्ष पर 4 सिंह बनाया गया है, जिसको 26 जनवरी 1950 में गणतंत्र जब हुआ था तो इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक पीछे की ओर बैठे, मतलब 4 सिंह बनाया गया है। ठीक है, एक के पीछे एक। ठीक है, और इसमें 24 तीलियों वाला एक चक्र भी है। और क्या क्या चीज़ें हैं? हाथी है, एक हाथी, दौड़ता हुआ घोड़ा, सांड और सिंह है। ठीक है, उसके बाद इसमें सत्यमेव, बीच में एक चक्र बनाया गया और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया। सत्यमेव जयते का नाम मतलब होता है सत्य की ही विजय होगी। बिहार के चंपारण, ये लास्ट लाइन जरूर याद रखिएगा, बिहार के ही चंपारण जिले में रथिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया और अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। ठीक है, तो बिहार के ही चंपारण जिले में रथिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया और अरेराज स्तंभ दर्शनीय है। ठीक है, तो यह जो बिहार वाला चीज़ रहता है उसको ज़रूर लिखा, मतलब कि अपने नोट कॉपी में लिखा कीजिए, क्योंकि हम लोग बिहार के फैक्ट्स जानने के लिए ही बिहार का बुक पढ़ रहे हैं। तो ये सब भी देखिए, यही सब स्तंभ है जो हम लोग के बारे में यहाँ पर बताया गया था। बिहार के रामपुरवा में मिला अशोक का स्तंभ का हिस्सा है। यह रामपुरवा बिहार के रामपुरवा में मिला अशोक का स्तंभ है। ठीक है, यह राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इस प्रकार आप लोग सम्राट अशोक के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं और इसका नोट्स भी आप तैयार कर लीजिए। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।